अस्सलाम वालेकुम जी, अमन शेख आप लोगों के साथ। और बजट पे वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बड़ा हॉट टॉपिक है और इसमें हम दो से तीन पोर्शंस के अंदर जो है ना ये डिस्कस करेंगे टॉपिक कि बजट में एक्चुअली क्या मतलब पॉजिटिविटी थी, क्या नेगेटिविटी थी। और हम ओवरऑल भी इसको एनालाइज करते हैं तो हो सकता है दो से तीन वीडियोस में ये वीडियो जो बजट का पॉइंट है ये कंप्लीट करें। और लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि बजट जो ओवरऑल होता है एक उसको भी एनालाइज करना ज़रूरी होता है कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि 2027 में जो बजट है वो एफबीआर का रेवेन्यू जो है लास्ट ईयर रिवाइज जो किया था वो तकरीबन 13,000 अरब रुपए का था, मतलब 13 ट्रिलियन का था। अब वो 17.5% इंक्रीज करके 15.2 ट्रिलियन पे ले गए। जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज थे वो रिवाइज करके 5 ट्रिलियन थे और इस दफा उन्होंने 5.33 ट्रिलियन ले गए हैं। तो ये ऑलमोस्ट 4.8% का इंक्रीज है। लेकिन दूसरी साइड पे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। डेट सर्विसिंग जो है वो 8 ट्रिलियन पे ले गए हैं, 16.1% इजाफा है पिछले साल रिवाइज वाले से। तो ये दिस इज टू मच। और इससे एक इम्प्रेशन ये जा रहा है शायद कि ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरा इम्प्रेशन ये जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट शायद ना बढ़ाएं और ये अपने जो कर्जे ले रहे हैं इसकी स्पीड और तेज कर दें। तो इस वजह से और कुछ मेचोरिटीज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की भी चल रही है। वो सब मिला जुला के ये डिफेंस का, सॉरी, ये डेट सर्विसिंग का जो बजट है 16-17% के करीब ज्यादा हो रहा है और ये बड़ा मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है। तो जो डिफेंस है वो तकरीबन 16% वो इंक्रीज हुआ है। 2588 अरब रुपए से बढ़ के 3,000 अरब रुपए पे हो गया है। बाकी जो अदर्स हैं वो 17.5% इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंट वगैरह का बजट है वो 1,000 अरब रुपए, मतलब 1 ट्रिलियन रुपीज का जो है वो रखा गया है। लास्ट ईयर भी ये तकरीबन इतना ही था, लेकिन जो एक्चुअल कंज्यूम किया था वो तकरीबन 800 अरब किया था। तो शॉर्टफॉल मतलब उसमें जो कंजप्शन है वो शॉर्ट की गई थी। और इस दफ़ा जो है ये क्योंकि फेडरल की मैं बात कर रहा हूँ तो अभी मैं इसको एक और लार्जर पैराए में भी डिस्कस करूंगा तो आपको एक और चीज़ का अंदाजा होगा कि ये इसमें पॉजिटिविटी कितनी है और नेगेटिविटी कितनी है। अच्छा जी, ये बेसिकली ये है जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो तकरीबन 8.25% के करीब रखा गया है। 1.1% इंक्रीज है पिछले साल, एक्चुअल 7.1% शो किया गया है। जो जीडीपी है उसमें जो इजाफा है मतलब लास्ट ईयर से अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करें और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 13.25% इजाफा कहा जा रहा है कि जीडीपी ज़्यादा होगा। और अगर परसेंटेज में बात करें तो 2000 जो 26 क्लोज हो रहा है 3.7%, 3.75% के अराउंड जीडीपी है। और इसको टारगेट किया गया है 4% के लेवल पे। और इस हिसाब से अगर देखें तो जस्ट 0.3%, 0.25% इंक्रीज है जीडीपी में, जो कि कोई इतना अगर कोई जैसे अभी मैं ब्रोकर्स की रिपोर्ट देख रहा हूँ हर तरफ या मीडिया पे देख रहा हूँ तो वो हर तरफ यही डिस्कशन चल रही है कि शायद इतना पॉजिटिव आ गया बजट कि सब कुछ सेट होने वाला है। जीडीपी के टारगेट शायद दोबारा से 7%, 8% के करीब जाने वाले हैं। 6% तो मिनिमम होगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। मतलब पिछले साल की जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उससे माइनर सा इंक्रीज है 0.25% से 0.3% का। तो ये बहुत नॉमिनल है। तो इसको देख के इनिशियल इंप्रेशन, भले ही कोई रिपोर्ट कुछ भी इशू करे, इनिशियल इंप्रेशन ये ओवरऑल आपको बता रहा है कि ना तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, ना ही जीडीपी को कोई इतना एग्रेसिव ग्रोथ ओरिएंटेड जो बजट पेश करके तो एनहेंस किया जा रहा है। तो पहला इंप्रेशन तो ये है। ब्रोकर्स की अगर आप रिपोर्ट देखें, जिस मर्जी ब्रोकर की रिपोर्ट आप निकाल के देख लें, वो 80-90% पे यही कह रहे हैं कि पॉजिटिव है। मतलब इस लेवल तक वो पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता वहां लिखा होता कि इतनी आग लगेगी और इतनी तबाही होगी तो उन्होंने कहना था पॉजिटिव फॉर कंस्ट्रक्शन सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर, कि लोग अब इंश्योरेंस ज्यादा करवाएंगे। तो ये वाला इंप्रेशन जो है ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है कि हमारे जो ब्रोकर्स हैं वो बिल्कुल ही हर चीज कोई, या शायद वो गवर्नमेंट के कहने पे होता है। तो एक एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर बजट को देखा जाए तो और जिस तरह से इसके बारे में पॉजिटिविटी मीडिया पे फैलाई जा रही है या सोशल मीडिया पे जो प्रो गवर्नमेंट लोग हैं उनकी तरफ से, उससे एक चीज और क्लियर होती है स्टॉक मार्केट को लेके कि ये स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा मजीद पंप करने चाहेंगे ताकि सबको यही फील आए कि बजट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उसमें सारे लोगों ने, ब्रोकर्स ने, इंडस्ट्रीज ने इसको बड़ा खुले दिल से वेलकम किया है। तो एक तो चीज है कि स्टॉक मार्केट के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल मैंने इंप्रेशन आपको उन्हीं के नंबर से कंपेयर करके बता दिया। अब बात करेंगे अब हम इसके बाद कि क्या रिलीफ रहा और क्या रेवेन्यू मेजर्स है। मल्टीपल है लेकिन हम क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स कवर करेंगे तो ये वीडियो शायद 1-2 घंटे की हो जाए। तो हम कोशिश करते हैं उसमें से सिलेक्टिव से करते हैं, फिर सेकंड फेज में हम जो है दोबारा डिस्कस करेंगे वो सेक्टर वाइज इसके इम्पैक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले ये है कि कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम एक्ट जो है 1969,
उसके हिसाब से वहाँ पे उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, कुछ रिलीफ दिए। एक एग्जामेशन दी है उन्होंने कस्टम ड्यूटीज पे क्रिटिकल कैंसर रिलेटेड जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, एपीआईज हैं, अंडर फिफ्थ स्केड्यूल। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है फार्मा सेक्टर के लिए, स्पेशली जो ग्लेक्सो है वो इसको डील करता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो पोर्शन है, बाकी भी सभी फार्मा सेक्टर में आ जाता है थोड़ा थोड़ा पोर्शन, लेकिन मेजर ग्लेक्सो का है। उसके बाद एजीपी और जो सरले है वो थोड़ा थोड़ा पोर्शन हो गया है। लेकिन ये भी कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव नहीं है लेकिन ये है कि उनकी अर्निंग पे 3-4% तक का, 5% तक का पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो उसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी है 20% से कम करके 10% कर दी गई है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड व्हीकल्स फॉर कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो ये जो है बेसिकली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा सा इंप्रेशन दिया जा रहा है कि अच्छा है। और इसमें जो जीएचएनआई है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उसके लिए भी ये पॉजिटिव है क्योंकि ये मेजर वही इसको जो है ना पाकिस्तान में डील कर रहा है। तो इसलिए रियल एस्टेट के लिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जीएचएनआई के लिए ये पॉजिटिव चीज़ है। एग्जाम्पशन जो है कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और इसके अलावा जो है रेगुलेटरी ड्यूटीज है, वो एग्रीकल्चरल जो मशीनरी है इम्पोर्ट जो करते हैं उस पर एग्जाम्पशन दे दी गई है। पहले इस पे अच्छी खासी ड्यूटी थी। तो ये इनडायरेक्टली आपके फर्टिलाइजर सेक्टर, शुगर सेक्टर और इस तरह जो दूसरे कोई रिलेटेड एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सेक्टर्स के लिए ये पॉजिटिव है। तो ये इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है। तो इसलिए मतलब इस बेसिस पे फर्टिलाइजर या शुगर सेक्टर को फौरी तौर पे बाय करना नहीं पड़ता, लेकिन ये इनडायरेक्ट सपोर्ट करें। सेल्स टैक्स एक्ट में रिलीफ वेयर्स कुछ दिए गए हैं। एग्जाम्पशन जो है इंपोर्ट ऑफ सीकेडी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो 2027-30 जून तक एक्सटेंड कर दी गई है। ये न्यूट्रल है इम्पैक्ट इसका, क्योंकि पहले भी चल रही थी, बस ये है कि 1 साल मजीद बढ़ा दिया गया है। तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए इसके जो बेनिफिशरी है या थोड़ा बहुत मजीद 1 साल के लिए सहूलत मिलेगी, वो हपको है, एनपीएल है, एनसीपीएल है, लकी वो ग्रुप जो है वो भी बनाते हैं तो उनके भी है। एग्जेम्पशन जो है सेल्स टैक्स की जो बूस्ट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो है उसको करने के लिए शिपिंग इंडस्ट्री में वो एग्जेम्पशन दी गई है सेल्स टैक्स में। और ये पीएनएसई पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन जो है इसके लिए बहुत पॉजिटिव है, मतलब ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो अपग्रेडेशन और ओवरहाल ऑफ एग्जिस्टिंग रिफाइनरी जो है उस पर एग्जेम्पशन ऑफ सेल्स टैक्स ऑन इम्पोर्ट जो है, कैपिटल गुड्स जो भी ये एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज इंपोर्ट करेंगी उस पे सेल्स टैक्स को एग्जाम किया गया है। और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज के लिए, तमाम रिफाइनरीज के लिए पॉजिटिव है। लेकिन मेजर जो इस तरह की एक्टिविटीज ज़्यादा चलती है अटक रिफाइनरी, और सेकंड पे चलती है सिनर्जी पे। वैसे सभी की चलती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन इनका पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इनमें जो है पॉजिटिविटी थोड़ी ज़्यादा नज़र आ सकती है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सनसेट जो है उसके लिए भी अगेन उसको भी थोड़ा सा इन्होंने 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है। अगेन ये थ्री व्हील और वो सारे जो भी हैं तो वो इसमें साजगार भी कवर हो जाएगा। और बाकी एनसीपीएल, एनपीएल, हपको और लकी, ये मेजर इसमें आते हैं। बाकी भी दूसरी भी अब कंपनीज थोड़ा थोड़ा वर्क कर रही हैं तो वो जाहिर है थोड़ा बहुत पोर्शन उनका भी हो सकता है। बट मेनली लार्जली जो है इसमें है, या अतलस होंडा जो है वो बाइक्स बनाते हैं, वो इलेक्ट्रिक पे भी जा रहे हैं। मिलर ट्रैक्टर जो है उसने भी अनाउंस किया है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन अभी क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूशन नहीं की तो उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। रेवेन्यू पेयर्स जिन पे इन्होंने बढ़ाया है थोड़ा सा या कुछ एडजस्ट किया है, अब सारे लोग बार बार कह रहे हैं जी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर, स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर में बहुत तेजी है। तो ऐसा नहीं है। अब कुछ चीज़ें मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। बारी बारी डिस्कस करेंगे। सेक्टर वाइज अभी नहीं मैं डिस्कस किया करना शुरू किया, लेकिन मैंने ओवरऑल जो समझ लिया कि अभी रेवेन्यू और रिलीफ में ये जेनेरिक डिस्कस कर रहा हूँ। अभी सेक्टर वाइज भी शेयर करेंगे। रेवेन्यू मेजर्स में सेक्शन 6 जो है सेल्स टैक्स एक्ट में इम्पोज किया गया है कि स्टील सेक्टर जो है उनकी मंथली जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड होते हैं उसकी बेसिस पे उन पर टैक्स चार्ज किया जाएगा सेल्स। तो ये बेसिकली एडिशनल टैक्स रिकवर करने के लिए एक मेजर लिया जा रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है स्टील सेक्टर के। तो मेरा ख्याल है कि ये स्टील सेक्टर के लिए कोई ये एक अच्छा पॉइंट नहीं होगा। ऑल दो बहुत मैसिव नहीं आएगा, लेकिन वो प्रेशर बिल्ड करना और वो जो अपनी मर्जी से एक जो चीज़ें होती है ना कि एफबीआर का दिल करेगा वो इस हिसाब से कर देगा, वो कभी कोई कंडीशन लगा देगा, कभी कोई लगा देगा। तो एक लूप होल छोड़ दिया गया है। और दोबारा से प्रेशराइज रखने और एक चेक एंड बैलेंस से भी बढ़ के जो एक प्रेशर रखना होता है वो वाली साइड पे जा रहे हैं। एक और जो रेवेन्यू मेजर है कि अगर ये पॉजिटिव है वैसे, कि 12th स्केड्यूल में अगर कोई इंपोर्टेड आइटम्स आती हैं पाकिस्तान में और उसी हालत में मतलब सेल हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कमर्शियल इंपोर्ट, ऐसे ही आई उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुई और मार्केट में सेल कर दी गई, तो उसको वो कह रहे हैं कि हम सेल्स टैक्स पे चार्ज करेंगे। तो ये बेसिकली पॉजिटिव चीज़ होगी। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं टेक्सटाइल के या अदर जो इंपोर्ट रिलेटेड चीज़ें आती हैं उनको मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर
इवन केमिकल सेक्टर, ये सब के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि जो अंधाधुंध लोग इंपोर्ट कर करके वैसे ही मार्केट में सेल करते हैं, उसको थोड़ा सा डिस्करेज किया जा रहा है। इनकम टैक्स के पॉइंट से अगर बात करें तो अभी मैंने सेल्स टैक्स किया, स्टार्ट में मैंने कस्टम एक्ट की बात की, अब मैं बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स की। तो रिलीफ मेयर्स जो हैं वो कोई न्यूट्रल है मेरे हिसाब से। सेमली जो है प्रॉपर्टी रियल एस्टेट रिलेटेड लोगों को पता है कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ रखने पे वो आपको चार्ज कर देते थे टैक्स, भले आप उससे कोई रेवेन्यू ले रहे हैं या नहीं। तो ये इसलिए मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ या न्यूट्रल कह रहा हूँ, न्यूट्रल टू पॉजिटिव, माइनर पॉजिटिव कह सकते हैं कि इस पे हाई कोर्ट ने ऑलरेडी 2 वीक पहले गालिबन ये इस पे एक अपना वर्डिक्ट दिया था कि ये इलीगल है, वॉइड है, इसको नहीं करना। तो इसको बस समझ लें कि इन्होंने इस दफ़ा प्रेजेंट कर दिया है, लेकिन इस पॉइंट को तमाम ब्रोकर्स ने इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। तो ये 2 वीक पहले से ही अबॉलिश हो चुका है। इसको मेरा ख्याल है कोई इसका इम्पैक्ट अब बनता नहीं है। इसी वजह से तो अगर आप देखें रियल एस्टेट रिलेटेड जितने शेयर्स हैं उनमें एकदम से वॉल्यूम बढ़ा था। तो 7E सेक्शन उसमें है। इसी तरह एक और पॉजिटिव चीज़ हुई है, रिलीफ मेयर में ही कवर हो रहा है इनकम टैक्स में, कि सुपर टैक्स जो है वो हम स्टॉक मार्केट में बात करें तो ज्यादातर कंपनीज 80-90% कंपनीज जो हैं वो दूसरी कैटेगरी में फॉल करेगी। 500 मिलियन से ज्यादा जिनका पूरे साल का इनकम है, तो वो उनके लिए सुपर टैक्स 2% कम हो गया। और ये ओवरऑल तमाम मार्केट तमाम कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस रखी हैं। और एक्सेप्शंस आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, अगर आप इन सेक्टर्स में हैं तो टेक्निकली अंदाजा ये हो रहा है कि शायद इनको इतना इंकरेज नहीं किया जा रहा। ये तो एक्सेप्शंस है कि ये 2% की कमी नहीं है किन सेक्टर्स पे। एक ईएनपी सेक्टर, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, पीपीएल, ओजीडीसी, माड़ी पेट्रोलियम एटसेट्रा, तो इन पे ये नहीं होगा, वो 10% ही सुपर टैक्स देंगे। फर्टिलाइजर सेक्टर पूरा 10% ही सुपर टैक्स देगा, उनको कोई 2% की बचत नहीं होगी। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर को भी नहीं होगी, वो भी पूरा टैक्स देंगे, सुपर टैक्स। तो ये इन तीन के लिए थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव है ओवरऑल तमाम इन तीन सेक्टर्स के अलावा जितनी इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा एक पॉजिटिव चीज है कि इनमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो सेल और परचेज है, 236 के सेक्शन है, उसमें जितनी भी प्रॉपर्टी सेल परचेज होती थी उसका विदहोल्डिंग टैक्स होता था, रेट होता था तकरीबन जो है 4.5 से 5.5% होता था गालिबन सेल पे, 236C पे। और 236K पे होता था तकरीबन 2.5%। तो अब जो है हैव बीन रिड्यूस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू लोअर फ्लैट रेट्स ऑफ, जो 5.5% था उसको तकरीबन हाफ कर दिया 2.75%, और जो 2.5% था उसको जो है 1.5% पे ले आया है। तो ये एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी है कि जो कैश फ्लो है प्रॉपर्टी खरीदते वक्त थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, तो लोग इसको अवेल कर सकते हैं। ऑल दो वो पहले भी क्लेमेबल था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो एक्सपेंस आउट हो जाता था, वो दूसरी इनकम या दूसरे प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट होता था। लेकिन वक्ती तौर पे एक बड़ी अमाउंट आप भी समझते हैं कि एडिशनल आपकी पॉकेट से जा रही हो, तो थोड़ा सा वो जो इंप्रेशन है जाता है कि कैश फ्लो डिस्टर्ब है। बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको पॉजिटिव कह सकते हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स कलेक्शन फ्रॉम एक्सपोर्टर्स, ये एक पॉजिटिव चीज है। जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं पहले वो देते थे तकरीबन 2.25%, उसमें 1%, 1% एडवांस टैक्स, 0.25% एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज था जिसको ईडीएस कहते थे। इन्होंने ईडीएस को खत्म कर दिया, जो 0.25% का जीरो पे ले आए हैं। जो दूसरे दो टैक्स हैं उनको एडजस्ट करके 1.25% नेट कर दिया। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1% की जो कमी है एक्सपोर्टर्स, क्योंकि बड़ी अमाउंट उनकी एक्सपोर्ट हो रही होती है, मल्टी मिलियंस। और इनफैक्ट जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे इंटेल हो, गुल अहमद, ये इनकी एक्सपोर्ट, नेशनल निशात मिल, इनकी एक्सपोर्ट्स बहुत मैसिव हैं, तो इनको बहुत अच्छा कैश फ्लो में बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये इनकम टैक्स के पॉइंट से है। और इसके अलावा जो है आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी थोड़ा सा ये बेनिफिट, तो खैर बेनिफिट नहीं हम कह सकते, आईटी के लिए पहले ही 0.25% रेट था, उसी को एक्सटेंड कर दिया गया है 2029 तक। तो इसका कोई डायरेक्ट कोई बेनिफिट या कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसको अगर हम देखेंगे तो एक क्लैरिटी आने के पॉइंट से ये अपने 2-3 साल जो है अगले 2029 फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग तक इनको क्लैरिटी है कि हमारा यही रेट रहेगा, हम अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन करें। एक पॉजिटिव इसी में और हुआ है कि जो फॉरेन पेमेंट्स हैं थ्रू कार्ड्स, उस पे जो टैक्स था, इनकम टैक्स था, डेबिट क्रेडिट जो भी प्रीपेड कार्ड थे उन पे 5 ऑलमोस्ट 5% था, उसको कम करके 0.5% कर दिया। इसमें आईटी कंपनीज की ट्रांजेक्शन ज्यादा होती थी, फ्रीलांसर्स की ज्यादा एक्टिविटीज होती थी, तो उनको एक बेनिफिट दिया गया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ सकती है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन इंप्रूव होगी तो बैंकिंग सेक्टर की जो कैश फ्लो है वो ज्यादा स्पीड हो। तो मेरा ख्याल है उनको उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है कि ट्रांजेक्शन और फ्लो है वो बेहतर होगा। इसके अलावा एडजस्टमेंट एडजस्टेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन जो है
टर्नओवर एक्सीडिंग जो भी है 200 बिलियन से ज़्यादा, वो पहले एडजस्टेबल नहीं थी, वो मिनिमम टैक्स था और वो फाइनल टैक्स होता था। अब उसको उन्होंने कर दिया है कि क्लेमेबल है, एडजस्टेबल है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इसमें अगर हम देखें तो निशात मिल लिमिटेड इसकी सब्सिडरी कंपनी ही है जो निशात लीलन के नाम से रिटेल आउटलेट्स ऑपरेट करती है। गुल अहमद की रिटेल आउटलेट्स हैं। तो इसके अलावा इमेज जो गारमेंट्स है, गालिबन इमेज गारमेंट्स या इमेज पाकिस्तान है, तो इनका जो टर्नओवर है वो भी इसी में फॉल करेंगे, तो इनके लिए एडजस्टेबल हो गया। तो होपफुली इनके लिए थोड़ा बहुत ये रिलीफ का कह सकते हैं हम कि रिलीफ में ये बन सकता है। इसके अलावा जो है एक हम नेटवर्क जो डील करते हैं, हम नेटवर्क के जो फैंस हैं शेयर्स के कंपनी के, उनके लिए है कि जो इंपोर्ट है फॉरेन टीवी प्लेज वगैरह या एडवर्टीजमेंट्स पाकिस्तान में आएंगी, उनको जो एडवांस टैक्स होता था पेमेंट पे उनकी, वो ख़त्म कर दिया गया है। तो ये नेगेटिव फैक्टर है हम नेटवर्क के लिए। और जो टर्न ओवर थ्रेश होल्ड है एग्जामेशन ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स, वो उसको थोड़ा सा उन्होंने थ्रेश होल्ड को बढ़ाया है और विद होल्डिंग एग्जेप्शन के पॉइंट से, तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पॉजिटिव फैक्टर है। एक तो फिक्स टैक्स स्कीम अनाउंस की है, वो उसमें मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं, लास्ट वीडियो वही थी गालिबन। उसके अलावा जो इसमें बेनिफिट है कि एफएमसीजी सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के रिलेटेड लोग हैं, वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर इस स्कीम को फॉलो कर सकते हैं और उनके लिए थोड़ी नरमी है ये। लेकिन ये डायरेक्ट कोई बेनिफिशियल नहीं है, ये है कि डॉक्यूमेंटेशन ईज ऑफ हो रही है, इसका सेल्स पे या उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं है। लेकिन इस पे ब्रोकर्स की अगर रिपोर्ट देखें तो बहुत सारे ब्रोकर्स ने इस पे लिखा हुआ है कि ये शायद बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है जिससे इनकी इम्प्रूवमेंट होगी। अच्छा, एक थोड़ी सी क्लैरिटी उन्होंने दी है इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह पे, कि पहले जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आती थी वो और कुछ होती थी, कोई फैमिली मेंबर अगर उसी की डेथ होती है और उस पर आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, तो उसको कैसे ट्रीट करना है। तो उसमें इन्होंने क्लैरिटी दे दी है कि वो सीधा सीधा है कि उसको भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ही कंसीडर करते हुए किया जाए, तो टेक्निकली ये 0% पे ही, 0 वैल्यू पे ही ये करते हैं। तो रेवेन्यू पेयर्स जो है टैक्स के लिए, उसमें हम डिस्कस करते हैं। एक तो ये है कि इंश्योरेंस के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है कि उन्होंने जो इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उसके लिए एक स्लैब निकाला है कि कितने साल से कितने साल तक के अगर वो क्लेम होते हैं और वो प्रीमियम से एक्सीड हो जाते हैं, तो प्रीमियम अमाउंट से, तो वो जो एडिशनल अमाउंट है उस पर कुछ टैक्स देंगे। तो ये थोड़ा सा इंश्योरेंस को डिस्करेज कर रहे हैं, खास तौर पे लाइफ इंश्योरेंस को। तो एक ये है। दूसरा शायद इसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी अपने क्लेम ज़्यादा शो करके तो प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर करती थी, या मतलब प्रॉफिटेबिलिटी एडजस्ट करके टैक्सेस को मैनेज करती थी या कुछ अपने अदर क्लेम्स को मैनेज करती थी। तो वो शायद उसको डिस्करेज किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो अर्निंग है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उस पर भी बैंक्स को कहा गया है कि आपने उस पर टैक्स विदहेल्ड करके इनको पेमेंट रिमेनिंग किया करनी है। तो ये बेसिकली बैंकिंग ट्रांजेक्शन को, बैंकिंग एक्टिविटीज़ को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटीज़ वो ऑफिशियल जो यूट्यूब या उधर से नहीं आती। उसके अलावा भी कुछ कंपनीज को ऐसे सर्विसेज दे के ये तो पेमेंट्स आती थी, अब वो लोग कोशिश करेंगे कैश की फॉर्म में आए। तो इसके अलावा जो है माइनर सा है नेगेटिव फैक्टर छोटे, बिल्कुल छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, कि पहले वो टेंथ स्केड्यूल जो था कैपिटल गेन जो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, इनएक्टिव जो लोग थे, एटीएल नॉन फाइलर जो थे इनकम टैक्स के पॉइंट से, उनको एग्जाम्पशन थी कि वो नॉर्मल रेट चला रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि नहीं, इनके लिए जो है ना दूसरा रेट होगा, एडिशनल होगा, और इनको दोबारा से फाइलिंग वाली साइड पे ना आए। तो इस वजह से शायद थोड़ा से जो बिल्कुल छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो टेम्पररी आते हैं और कहते हैं सीखेंगे फिर आगे ग्रो करेंगे, वो शायद थोड़ा स्टॉप हो जाए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में एक रिलीफ मेजर आया है जी अगेन के, सीकेडी जो किट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 1 साल के लिए वो भी एक्सटेंड कर दी गई है फेडरल एक्साइज ड्यूटी में। पहले मैंने आपसे डिस्कस की है डिफरेंट कस्टम, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और अब फेडरल एक्साइज। तो ये भी पॉजिटिव है नेशनल एनपीएल, लकी ग्रुप, हबको और एनसीपीएल के लिए। बाकी जो भी आप भी समझते हैं कि डिफरेंट और भी हैं, थोड़ा थोड़ा पोर्शन उनका भी है, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। रेवेन्यू बेयर जो है इसमें नेगेटिव फैक्टर है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जो आए हैं ई लिक्विड, उनकी जो है केजीज के हिसाब से फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है ना, ऑल दो इन्होंने वैसे शो किया है कि कम करेंगे पर केजी के हिसाब से, लेकिन इसको रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे टेक्निकली कम नहीं होगी, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी प्राइस है, वो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो ये नेगेटिव है। लेकिन ब्रोकर्स इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो टोबैको कंपनीज हैं वो इलेक्ट्रिक सिगरेट्स पे डील नहीं करती। तो मेरा नहीं ख्याल, ये बहुत सारी ये कंपनीज इसमें आ भी गई हैं और आ भी रही हैं, और उन्होंने अपना इसके लिए बाकायदा जो है एक सेगमेंट बनाए हैं और आगे भी उसमें R&D भी चल रही है इनकी। तो ऐसा नहीं है कि ये इनके लिए पॉजिटिव है, वो दोनों चीज़ों पे चल रहे हैं। यंगस्टर्स को सिगरेट और प्लस ई सिगरेट जो है दोनों पे ट्रेंड का इनको पता है, तो उसको वो कवर कर रहे हैं और उन्हीं की नीश है।
तो ये इंपोर्ट करके भी मार्केट में सप्लाई करते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स या डिफरेंट बिजनेस नेम्स के साथ भी ये करते हैं, लेकिन डायरेक्टली डीलिंग यही कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो है लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अदर लग्जरी व्हीकल्स जो है उन पे एफईडी फेडरल एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जा रही है। तो जो लग्जरी है उन पे, या जो ये जो हैवी वेट बनाते हैं जैसे इंडस मोटर है, जैसे आपके हैवल वगैरह बनाते हैं, साजगा, इनके लिए कुछ हद तक जो है ये नेगेटिव फैक्टर है ये वाला, इसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो लग्जरी व्हीकल्स पे ऐड हो गई है। इसके अलावा एक और नेगेटिव फैक्टर आ रहा है रिफाइनरीज और ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज के पॉइंट से। ये बेस ऑयल, बेस लुब्रिकेटिंग ऑयल और एडिशन टू लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये जो भी मंगवाते हैं इस पे इन्होंने इम्पोज कर दिया फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अब ये वाफी जो शेल है वो भी मंगवाता है, पीएसओ के भी हैं, एच टी एल है वो भी इसमें डील करता है। तो इनके लिए नेगेटिव है। इवन रिफाइनरीज भी करके उसको थोड़ा बहुत सेटवेट करके रिफाइन करके देती है, तो इसमें डिमांड में डिस्टर्बेंस आ सकती है, इनकी प्राइसेस बढ़ेंगी। तो ये ओवरऑल जो है इम्प्रेशन है। अब वेट करिए कि सेक्टर वाइज भी वीडियो का एनालिसिस करते हैं, उसमें भी आपको अंदाजा होगा कि सेक्टर वाइज अगर हर सेक्टर को स्पेसिफिकली डिस्कस करें तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है। आप वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।